हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 7 हिंदी का PT1 का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे सो दैट आपको आइडिया लगे कि आपका हिंदी का पेपर किस टाइप से पूछा जाता है। आपके एग्जाम की ड्यूरेशन रहेगी 1.5 घंटा और आपका पेपर होगा टोटल 40 मार्क्स का। यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद में आपको एग्जाम को स्टार्ट करना होगा। आपके पेपर का सबसे पहला खंड क है पठन बोध, जिसमें आपको प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद में जो प्रश्न दे रखे हैं उनका उत्तर आपको गद्यांश में से ढूंढ के निकालना है। तो सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं। बढ़ती जनसंख्या ने अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म दिया है। रोटी, कपड़ा, मकान की कमी, बेरोजगारी, निरक्षरता, कृषि एवं उद्योगों के उत्पादनों में कमी आदि। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मेजर टॉपिक है हमारा कि बढ़ती जनसंख्या के कारण बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। हम जितना अधिक उन्नति करते हैं या विकास करते हैं, जनसंख्या उनके अनुपात में कहीं अधिक बढ़ जाती है। जितना हम ग्रोथ करते हैं, जितना हम विकास करते हैं, उसकी कंपैरिजन में जनसंख्या बहुत ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। बढ़ती जनसंख्या के समक्ष सभी सरकारी प्रयास असफल दिखाई देते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए जो भी सरकार प्रयास करती है, बढ़ती जनसंख्या के कारण वो सभी प्रयास क्या होते हैं, असफल हो जाते हैं। कृषि उत्पादन और औद्योगिक विकास बढ़ती जनसंख्या के सामने नग्न सिद्ध हो रहे हैं। जो हमारे कृषि उत्पादन है और जो हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, वो बढ़ती जनसंख्या के सामने कुछ भी नहीं है, नग्न सिद्ध हो रहे हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण की अति आवश्यकता है। इसके बिना विकास के लिए किए गए सभी प्रकार के प्रयत्न अधूरे रह जाएंगे। हमने अभी जो गद्यांश पढ़ा है उससे ये सारांश निकल के आता है कि अगर हमको हमारे देश में डेवलपमेंट चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, हमको जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना पड़ेगा। तो हमने जो अभी पैराग्राफ को पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बढ़ती जनसंख्या ने किसे जन्म दिया है। ऑप्शंस क्या है, दुर्गुणों को, अनेक प्रकार की समस्याओं को, दुर्भावनाओं को, या फिर अनेक प्रकार की विपदाओं को। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, अनेक प्रकार की समस्याओं को। अगला क्वेश्चन है, विकास कार्य क्यों नहीं दिखाई देते। जो भी डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं वो क्यों नजर नहीं आते। ऑप्शंस क्या है, राजनीतिक अक्षमता के कारण, समस्याओं के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, या फिर जनसंख्या की वृद्धि के कारण। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, जनसंख्या की वृद्धि के कारण जो भी सरकार विकास के कार्य करती है वो नजर नहीं आते। अगला क्वेश्चन है, बढ़ती जनसंख्या ने इनमें से किस समस्या को जन्म नहीं दिया है। ऑप्शंस क्या है, रोटी कपड़े की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, निरक्षरता की समस्या, या फिर दहेज की समस्या। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, दहेज की समस्या। इसका जनसंख्या से कोई लेना देना नहीं है। अगला प्रश्न है, बढ़ती जनसंख्या के समक्ष कौन से प्रयास असफल दिखाई देते हैं। ऑप्शंस क्या है, सभी सरकारी प्रयास, सभी मानवीय प्रयास, सभी गैर सरकारी प्रयास, या फिर सभी सामाजिक प्रयास। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, सभी जो सरकारी प्रयास हैं वो बढ़ती जनसंख्या के समक्ष एकदम असफल दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, नगण्य शब्द का सही अर्थ है। ऑप्शंस क्या है, बहुत, थोड़ा, पर्याप्त, या फिर अपर्याप्त। तो देखिए, नगण्य का अर्थ होता है अपर्याप्त, मतलब बहुत थोड़ा सा, नहीं के बराबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को ध्यान से पढ़ें और प्रश्नों का उत्तर दें। तो आपको यहाँ पर काव्यांश को पढ़ना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, फिर जो प्रश्न दिए गए उसका उत्तर आपको देना है। तो सबसे पहले हम काव्यांश को पढ़ते हैं। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति, नव प्राण भरो। तो देखिए बच्चों, हमारा देश काफ़ी सालों तक गुलाम था अंग्रेजों का, इसीलिए हमारे जो मन है वो काफ़ी उदास हो चुके थे, ठीक है। इसीलिए जो कवि हैं वो नव युवकों को, नई पीढ़ी को संदेश देना चाहते हैं कि उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जो पुराने टाइम में हमारा देश काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल था, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, वापस हमारे देश को ऐसा बना दो। हर लोगों के जीवन में एक नई स्फूर्ति, नया प्राण भर दो। नया प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई है, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई, युग युग के मूर्छे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। तो कहते हैं कि जो सुबह है वो नई है, बात नई है, किरण नई है, ज्योति नई है, सब कुछ नया है, उमंगे नई है, तरंगे नई है, आस मतलब कि जो हमारी आशाएं हैं वो भी नई है, सांस नई है। सांस नहीं मतलब कि जो किसको कहा जा रहा है, युवाओं को कहा जा रहा है, इसलिए कहा गया है कि हमारी सांस भी नई है। युग युग के मूर्छे सुमनों को, सुमन का मतलब क्या होता है, पुष्प। जो हमारा जो कोमल सा मन है वो बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, उसमें हमको क्या करना है, नई नई मुस्कान भरनी है, उसको और ज़्यादा क्या करना है, हमको बढ़ाना है। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ, विहग का मतलब होता है पक्षी। जो पक्षी हैं वो नए नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त हुए मंडराते हैं, नव युवक की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो।
तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि जो हमारी नूतन वीणा है, हमारा जो मन है, उसमें वापस हमको उल्लास भरना होगा, हमको उसमें और हिम्मत करनी होगी, हमको और आगे बढ़ना होगा, ताकि हम वो जो गुलामी जो हमने झेली है 100 सालों तक, उससे उभर पाएँ और हमारे देश के लिए हम कुछ नया कर पाएँ। अभी जो हमने काव्यांश पढ़ा है, अब उसमें से प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न क्या है? कवि ने धरा के अमर सपूतों को क्या करने के लिए कहा है? ऑप्शंस क्या है? नया निर्माण करने के लिए, जीवन में नई स्फूर्ति भरने के लिए, जीवन में नए प्राण भरने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कवि युगों युगों के मुरझाए सुमनों में क्या भरने के लिए कहता है? ऑप्शंस क्या है? शक्ति, मुस्कान, नफरत, या फिर ईर्ष्या। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मुस्कान। अगला प्रश्न, इनमें से क्या नया है? प्रातः, बात, किरण, ज्योति, उमंगे, तरंगे, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सभी चीजें नई हैं। अगला प्रश्न, कवि किसमें नया राग और नया गान भरने के लिए कहता है? नवयुग में, नवयुग की नूतन वीणा में, सागर में, या फिर नूतन वीणा में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नवयुग की नूतन वीणा में। अगला प्रश्न है, मूर्छे सुमनों का वास्तविक अर्थ क्या होगा? तो इसका आपको मतलब बताना है कि मूर्छे सुमनों का मतलब क्या होता है। मुरझाए हुए सुमन, मुरझाए हुए फूल, निराशा से भरे हुए सुंदर मन, या फिर मुरझाए हुए सुंदर मन। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, निराशा से भरे हुए सुंदर मन। हमारा जो मन है बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही शांत होता है, लेकिन वो गुलामी के कारण क्या हो चुका है? निराश हो चुका है। इसीलिए हमारे मन को क्या कहा गया है? मुरझाए सुमन। आपके पेपर का अगला खंड है खंड ख। पाठ्यपुस्तक में से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बसंत के लघु उत्तरीय प्रश्न, किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक प्रश्न 2 नंबर का है, टोटल आपके 3 प्रश्न करने, तो ये आपका होगा 6 मार्क्स का। आपको 4 प्रश्न दे रखे हैं, लेकिन इनमें से कोई 3 करने, लेकिन हम यहाँ पर चारों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न क्या है? पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहता है? कोई 2 इच्छाएं लिखिए। अगला प्रश्न क्या है? काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? अगला प्रश्न है, कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? और लास्ट क्वेश्चन है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो गया? तो हम यहाँ पे चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पक्षी उन्मुक्त रहकर मतलब आज़ाद रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहता है? कोई 2 इच्छाएं लिखेंगे, तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी निम्न इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। क्या इच्छा है उसकी? वो खुले आसमान में उड़ना चाहता है और नीम के पेड़ की कड़वी निम्बोरियाँ खाना चाहता है। तो यहाँ पर हमने कोई 2 इच्छाएं लिखी है। आपको पोएम अच्छे से याद है, तो आप अपने हिसाब से पक्षी की और इच्छाएं भी लिख सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? इसका उत्तर होगा, नदियाँ युगों तक मानव जीवन के लिए कल्याणकारी रही हैं। तो देखिए बच्चों, नदियाँ है ना, बहुत पुराने टाइम से मानव जीवन के लिए कल्याणकारी रही हैं। ये एक माँ के समान हमारा भरण पोषण करती हैं, क्योंकि नदी के पानी के बिना फसल नहीं हो सकती है, नदियों के पानी के बिना हमें पानी नहीं मिल सकता। इसीलिए नदियाँ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कल्याणकारी, इसलिए हम क्या कहते हैं? नदी को माँ कहते हैं। इसलिए नदी को माँ की तरह पवित्र, पूजनीय व कल्याणकारी है। मनुष्य नदी को दूषित करने में कोई कमी नहीं छोड़ता, परंतु इतना दुख गंदगी सहकर भी हमारा कल्याण उसी प्रकार करती है जैसे कठोर पुत्र का कल्याण माँ चाहती है। अतः काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। तो देखिए बच्चों, हम नदी के पानी को यूज़ भी लेते हैं, उसको ख़राब भी करते हैं और उसको गंदा भी करते हैं, लेकिन नदी क्या है? हमारी माँ है। और माँ क्या करती है? बच्चा चाहे कितना भी शैतान हो, माँ बच्चे को उतना ही प्यार करती है। इसीलिए काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहा है? लोकमाता कहा है। अगला प्रश्न है, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? इसका उत्तर क्या होगा? कठपुतली अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, परंतु खड़ी नहीं होती क्योंकि उसके पैरों में स्वतंत्र रूप से खड़े होने की शक्ति नहीं है। तो देखिए बच्चों, आपने भी कठपुतली को देखा होगा। कठपुतली को हम जिस तरीके से नचाते हैं, कठपुतली उस तरीके से नाचती है, वो स्वतंत्र नहीं है, उसमें स्वतंत्र खड़े होने की शक्ति नहीं है। स्वतंत्रता के लिए सिर्फ इच्छा ही नहीं, साहस होना भी ज़रूरी होता है, जो कठपुतली में नहीं है। उसे यह भी डर है कि उसके इस कदम से अन्य कठपुतलियों पर क्या असर पड़ेगा। कठपुतली सोचती है कि मैं स्वतंत्र हो जाती हूँ, मैं इशारों पर नाचती हूँ, उसको अगर मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन अगर मेरे छोड़ने से बाकी कठपुतलियों पर क्या असर पड़ेगा, इस वजह से वो सोच के वो अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, लेकिन वो खड़ी नहीं हो पाती। अगला क्वेश्चन है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? इसका उत्तर होगा,
रोहिणी को मुरली वाले की आवाज़ जानी पहचानी लगी। उसे स्मरण हो आया कि खिलौने वाला भी इसी मधुर आवाज़ में गाकर खिलौने बेचा करता था और इसी तरह मुरली वाले की आवाज़ भी मधुर थी। तो देखिए, जो खिलौने वाला था उसकी आवाज़ मधुर थी, वो बड़ी मधुर आवाज़ में अपने खिलौने बेचा करता था। उसी तरीके से मुरली वाले की आवाज़ में भी क्या थी, मधुरता थी। उसी तरह से वो अपने मुरली बेचता था। यह भी मधुर आवाज़ में गाकर मुरलियाँ बेच रहा था, इसीलिए रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण हो आया। अगला क्वेश्चन है, बाल महाभारत के किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का, ये आपका रहेगा टोटल 4 मार्क्स का। 3 प्रश्न दे रखे हैं, कोई 2 करने, लेकिन हम यहाँ पे तीनों प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न क्या है, एक दिन राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए, तब उन्होंने वहाँ क्या देखा। अगला प्रश्न है, भीष्म ने क्या प्रतिज्ञा ली थी। और तीसरा प्रश्न है, ऋषि दुर्वासा ने कुंती को कौन सा वरदान दिया था। तो सबसे पहला प्रश्न करते हैं, एक दिन राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए, तब उन्होंने वहाँ पे क्या देखा। इसका उत्तर होगा, राजा शांतनु ने वहाँ देखा कि एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था और उसके बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। प्रचंड मतलब क्या होता है, बहुत ही तेज बहती हुई धारा। तो वो जो युवक था वो कौन था, देवव्रत था, जो कि बाद में क्या कहलाए, भीष्म कहलाए। तो वहाँ पे राजा शांतनु ने किसको देखा, भीष्म को देखा। अगला प्रश्न है, भीष्म ने क्या प्रतिज्ञा ली थी। इसका उत्तर होगा, भीष्म ने अपने पिता शांतनु का सत्यवती से विवाह करवाने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की भीषण प्रतिज्ञा की थी। अगला प्रश्न है, ऋषि दुर्वासा ने कुंती को कौन सा वरदान दिया। तो इसका उत्तर होगा, ऋषि दुर्वासा ने कुंती को वरदान दिया कि वह जिस भी देवता का ध्यान करेगी वह उनको अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र प्रदान करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ऋषि दुर्वासा ने कुंती को कहा कि तुम जिस भी देवता की पूजा करोगी, तपस्या करोगी, वो देवता जब प्रसन्न होंगे तो उनको आशीर्वाद देंगे, वरदान देंगे। जैसा वो देवता होगा उसी टाइप का उनका पुत्र होगा। ठीक है, आपके पेपर का अगला पार्ट है खंड ग, जो कि आपका रचनात्मक लेखन है। इसमें आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, पुस्तकालय शीर्षक पर एक सार गर्भित अनुच्छेद लिखिए। शब्दों की सीमा क्या है, 100 से 2 शब्दों के बीच में, और ये रहेगा आपका 5 मार्क्स का। देखिए किस तरीके से अनुच्छेद लिखना है आपको हेडिंग डालनी है पुस्तकालय, और अब शुरू करते हैं हम इस अनुच्छेद को। पुस्तकालय शब्द पुस्तक प्लस आलय से बना है, जिसका अर्थ होता है पुस्तकों का घर। देखिए आलय का मतलब क्या होता है, घर, तो पुस्तकालय क्या हो गया, पुस्तकों का घर। पुस्तकालय वह स्थान होता है जहाँ विभिन्न प्रकार की सूचनाओं, ज्ञान, मनोरंजन तथा विविध विषयों से संबंधित पुस्तकें पाई जाती हैं। तो लाइब्रेरी में बहुत सारी टाइप की बुक्स पाई जाती हैं। पुस्तकालय हमारे जीवन का अभिन्न अंग होते हैं, क्योंकि पुस्तकालय में हम शांतिपूर्वक विभिन्न ज्ञानवर्धक किताबें पढ़कर ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं, जो कि हमारे जीवन को खुशहाल बनाता है और हमें सोचने समझने की शक्ति भी प्रदान करता है। तो देखिए लाइब्रेरी का एनवायरनमेंट कैसा होता है, एकदम पीसफुल एनवायरनमेंट होता है। वहाँ पर हम किताबें पढ़ते हैं, उन किताबों को समझते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं। तो इससे हमारी सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। पुस्तकालय सभी का सच्चा मित्र होता है। जो लोग पुस्तकें खरीद नहीं सकते हैं उनके लिए पुस्तकालय एक वरदान की तरह होता है, क्योंकि पुस्तकालय में चीज़ें क्या होती हैं, किताबें क्या होती है, एकदम फ्री होती है। विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धन के लिए विद्यालयों में पुस्तकालय की व्यवस्था होती है। पुस्तकालय को सभी आयु वर्ग के लोगों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। तो देखिए लाइब्रेरी में कोई एज लिमिट नहीं होती है, छोटा बच्चा भी जा सकता है, बड़ा भी जा सकता है, बुजुर्ग आदमी भी जा सकता है। तो पुस्तकालय को सभी आयु वर्ग के लोग काम में ले सकते हैं। पुस्तकालय में पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, हस्तलिखित ग्रंथ तथा अनेक प्रकार की पठनीय सामग्री पाई जाती है। पुस्तकालय ज्ञान का खजाना होता है। तो इस तरीके से आपको अगर पुस्तकालय पर अनुच्छेद पूछा जाए तो आपको इस तरीके से उसमें लिखना है। रचनात्मक लेखन में आपका अगला प्रश्न है, शुल्क माफी हेतु अपने विद्यालय प्राचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है, प्रार्थना पत्र लिखना है। ये आपका रहेगा 5 मार्क्स का। देखते हैं किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में, उसके बाद में श्रीमान प्राचार्य जी, आपके विद्यालय का नाम और फिर स्थान। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है, विषय क्या है आपका, स्कूल फीस माफ़ करने हेतु प्रार्थना पत्र। उसके बाद में हम लिखेंगे महोदय। अब आपकी जो एप्लीकेशन है उसका कंटेंट क्या रहेगा, सविनय नम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 7वीं ब का छात्र हूँ। अगर आप लड़की है तो आप लिखेंगे छात्रा हूँ और आपको अपनी क्लास मेंशन करनी है। अब आपको रीज़न बताना है, दुर्भाग्यवश मेरी दादी जी अधिक बीमार हो गई हैं। बीमारी के इलाज में बहुत अधिक खर्चा आ गया है और पिताजी की आय के अलावा आमदनी का कोई अन्य स्रोत भी नहीं है, जिस वजह से हमारे परिवार पर आर्थिक संकट आ गया है। तो रीज़न क्या है कि जो दादी जी हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है और उनके इलाज में बहुत ज़्यादा खर्चा आ गया है और आपके पापा के पास में ज़्यादा इनकम नहीं है,
इसलिए जो आमदनी का स्रोत है वो केवल उनकी इनकम है, उसके अलावा कोई सोर्स नहीं है, इसीलिए परिवार पर आर्थिक संकट आ गया है। इस समस्या के कारण मेरे पिताजी मेरे विद्यालय की फीस चुकाने में असमर्थ हैं। मैं अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर आता हूँ, इसके साथ ही बहुत मेहनती भी हूँ। मैं अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहता हूँ। अब बच्चा कह रहा है कि अगर मेरे पापा फीस नहीं दे पाएंगे तो मुझे स्कूल छोड़नी पड़ेगी, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहता हूँ। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी विद्यालय की फीस माफ़ करने की कृपा करें। मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप मेरी इस समस्या में मदद करेंगे। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद लिखना है। उसके बाद में आपका आज्ञाकारी शिष्य या फिर शिष्या, उसके बाद में आपका नाम, कक्षा और दिनांक। इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन का फॉर्मेट रहेगा अगर आपको फीस माफ़ करने के लिए एप्लीकेशन लिखने को आती है। आपके पेपर का अगला खंड है व्याकरण, जिसमें आपको प्रश्न पूछा जा रहा है। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्य का मिलान कीजिए और ये रहेगा आपका 4 मार्क्स का। विशेषण मतलब विशेषता और विशेष्य का मतलब होता है जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में विशेषता बताई जा रही है। तो अब यहाँ पे आपके सामने वर्ड क्या है? समतल। तो समतल किसके बारे में कहा जा रहा है? वर्षा, नदी, जंगल या फिर आंगन। तो देखिए समतल क्या है? आंगन है। तो ये आंगन की क्या है? विशेषता है कि वो कैसा है? समतल है। मूसलाधार के आगे किसको मिलान करेंगे हम? वर्षा, क्योंकि वर्षा कैसी है? मूसलाधार वर्षा हो रही है। चंचल कौन है? नदियाँ, ठीक है। और घना क्या है? जंगल। तो देखिए विशेषण का मतलब होता है विशेषता और विशेष्य का मतलब होता है जिसके बारे में विशेषता बताई जा रही है। अगला प्रश्न है द्वंद्व समास के उदाहरण लिखिए। देखिए द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों ही पद प्रधान होते हैं, पहला पद और दूसरा पद दोनों प्रधान होते हैं। तो यहाँ पे आपको उदाहरण लिखने हैं, 2 उदाहरण लिखते हैं। अच्छा बुरा, नीचे ऊपर, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नांकित मुहावरों का अपने वाक्यों में उचित प्रयोग कीजिए। तो आपके सामने मुहावरे दे रखे हैं, आपको इनको वाक्य बनाना है। पहला क्या है? ईद का चांद होना। ईद का चांद होना मतलब क्या होता है? जो कि बहुत कम दिखते हैं, ठीक है। जैसे कि ईद का चांद होने का मुहावरा क्या है? आजकल रमेश तो ईद के चांद हो गया है, दिखाई नहीं देता। जो कम दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं मुहावरे में? ईद का चांद। अगला क्या है? आग बबूला होना, मतलब कि बहुत क्रोधित होना, बहुत गुस्सा होना। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। पेड़ काटने की खबर सुनकर गांव वाले आग बबूला हो गए, मतलब पेड़ काटने की खबर सुनकर गांव वाले बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए। तो हमने यहाँ पर मुहावरा अपने काम में लिया, आग बबूला हो गए। अगला प्रश्न है इत प्रत्यय से प्रत्येक के लिए एक एक शब्द लिखिए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? इक प्रत्यय से और इत प्रत्यय से शब्द बनाना है। देखते हैं। सप्ताह प्लस एक, तो ये क्या बना? साप्ताहिक। हमारा शब्द क्या था? सप्ताह था। हमने इसमें इक प्रत्यय जोड़ा तो हमारा नया शब्द क्या बन गया? साप्ताहिक। अगला क्या हमको इत प्रत्यय जोड़ना है। तो ये हमने शब्द क्या था? प्रमाण था, इसमें हमने इत प्रत्यय जोड़ा तो ये क्या बन गया? प्रमाणित। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने हिंदी का सैम्पल पेपर सॉल्व किया। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।